नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज थोड़ी बहुत हम लोग आपस में कुछ चर्चा कर लेंगे। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है और मेरे बोलने के कारण ही कन्फ्यूज़न हो रहा है नक्षत्र सिद्धांत में। मेरे कारण ही हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान के चलिए। जैसे देखिए, नक्षत्र जो है, जैसे कल शनिवार को, मतलब कल कितना तारीख हो गया, 23 तारीख। तो 23/10 को नक्षत्र है कृतिका। कृतिका है ये सूरज का नक्षत्र। तो 23 तारीख का राशिफल जब मैं बोलूँगा तो वो 24 घंटे के लिए होता है। एक नक्षत्र का भी ड्यूरेशन टाइम ऑलमोस्ट 24 घंटे होता है। तो वो जो वर्गीकरण कर रहा हूँ और जो गोचर के लिए बोल रहा हूँ, एक दिन का बोल रहा हूँ। जैसे इसी सूरज 23 तारीख के लिए ही बता रहा हूँ मैं। जो मैं बता चुका हूँ वो यही बताया हूँ कि एक गोलाकार हम लोग कर लें और आज का नक्षत्र कृतिका, सूरज यहाँ पर है और इसको टारगेट हो गया। ये आज का 13 तारीख का 23 तारीख का नक्षत्र है। तो सूरज के बाद नेचुरल वे में विषुवत्रीय दशा का जो सिस्टम है वो लिख देंगे। सूरज के बाद चंद्रमा, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये विषुवत्रीय दशा के क्रम से लिख रहा हूँ। इसमें ये कैसा हुआ क्रम? ये क्रम हुआ, सूरज जन्म तारा हुआ तो चंद्रमा क्या होगा? कृतिका नक्षत्र के लिए जन्म तारा यदि है तो ये चंद्रमा जब हम सूरज तक पहुंचेंगे तो एक गिनेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एक जन्म, संपद, विपद, 4 5 प्रत्यारी, 6 साधक, 8 7 बाधक, 8 मित्र और 9 परम मित्र हुए। तो 9 परम मित्र होता है। तो ये चंद्रमा कल के लिए कृतिका नक्षत्र के लिए बोल रहा हूँ 23 तारीख को, चंद्रमा जो है ये परम मित्र में आ जाएंगे। सूरज 9 में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। देखिए, ये उल्टा यदि पढ़ूँ तो आ जाएगा। ये जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। रोटेशन के हिसाब से ऐसे ही चला आएगा। यदि यहाँ टारगेट में जो रखता हूँ उसको जन्म करके उल्टा गिनती करो, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज यदि गिनती करता हूँ तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र, यही बताया हूँ। और ये सही भी है, कारण कि
ये पृथ्वी है, और नक्षत्र ग्रह जो है ये तो चलते रहे हैं ना, ऐसे घूमेंगे, तो इसके पास पहुंचने में इनको 9 जोन पार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो जो आपके पास है, जो आप जानते हैं, सही जानते हैं, गलत नहीं जान रहे हैं सर, यू आर राइट, और राइट कंफ्यूज मत कीजिए मेरे शब्दों से। लेकिन मैं ऐसा बोलता ही क्यों, ऐसा आखिर बोलता ही क्यों हूँ जो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं? देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि अभी नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मैं बजाबता बोलता हूँ कि ये जन्म तारा है। यहाँ लिख के बताता हूँ, ये परम मित्र हैं तो ये मित्र हुए। अब देखिए यहाँ जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक, ये बाधक हो गए, ये साधक हो गए। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी हो गए। ये मैं बार बार इसलिए गिन रहा हूँ कि आप भी समझ रहिए। एक जन्म संपद, तो ये संपद तारा में आ गए, ये विपद तारा में आ गए, और ये क्षेमा तारा में आ गए। एकदम सही है। इसी के हिसाब से जब डेली का निकालना हो, नक्षत्र रोज के लिए जब गोचर चेक करना है, तो यही देखना होगा आपको, सिस्टम यही है। कारण कि आपका जन्म नक्षत्र, तो यदि आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा का जन्म नक्षत्र है रोहिणी श्रवणा हस्त, तब इनके लिए 23 तारीख का जो कृतिका है परम मित्र तारा में आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, शुभ या अशुभ, गोचर का बेसिक रिजल्ट यही होता है। तो चंद्रमा शुभ हो गए, मंगल भी शुभ हो गए, राहु अशुभ में आ गए, गुरु शुभ में आ गए, शनि अशुभ में आ गए, बुध शुभ में आ गए, केतु अशुभ में आ गए, और शुक्र शुभ में आ गए। जन्म संपद, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सूरज यहाँ है। एक 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3 4 5 ये तो शुभ में आ गए। कितने तारीख को? 23 तारीख को। शुक्र में जिनका जन्म हुआ है 3 नक्षत्र में, मंगल के 3 नक्षत्र में, गुरु के 3 नक्षत्र में, बुध के 3 नक्षत्र में, और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, शुभ दिन है। अब क्या शुभ है ये एनालिसिस बाद में करेंगे हम लोग। अब अशुभ में आ गए राहु, शनि और केतु। यहाँ से गिनती करते हैं, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी, शनि एनिमी स्टार में आ गए, ये शत्रु हैं। राहु बुध तारा में आ गए, और केतु विपद में आ गए। तो जनरली ये एक रिजल्ट हुआ जो 24 घंटे के भीतर में ऐसे रिजल्ट आपको हो सकते हैं। इसलिए जब गोचर का रिजल्ट देखने लगते हैं तो पहला ये देख लेते हैं कि आज का दिन हमारा शुभ है या अशुभ है, पहला ये देखते हैं। और ये एक दिन 24 घंटे के लिए ये सोच होती है। कभी कभी एक ही दिन में
आधा शुभ और आधा अशुभ हो जाता है। जब नक्षत्र एंड करते हैं, रोज़ सुबह 6 बजे शुरू होंगे, अगले दिन 6 बजे ख़त्म होंगे नक्षत्र, ऐसा नहीं होता है। तिथि भी ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो हमको क्लैरिफाई या क्लासिफाई ये करना है कि आज का दिन पूरा हमारे लिए शुभ है या पूरा हमारे लिए अशुभ है, या कुछ घंटे तक के लिए शुभ है, कुछ घंटे के लिए अशुभ है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं, ये पक्की बात है। लेकिन आपके कुंडली का, जैसे मान लिया आपका जन्म नक्षत्र है सूरज, कृतिका ही आपका जन्म नक्षत्र है, और अभी दशा चल रही है आपकी राहु की या गुरु की दशा चल रही है। मान लिया कृतिका में किसी का जन्म है और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है गुरु की, तो गुरु तो आपके कुंडली में जिस दिन से आप जन्म लिए और जब तक आप जिंदा हैं, सांस चल रही है, गुरु आपके लिए शुभ हैं। गुरु आपके लिए सदा सर्वदा शुभ रहेंगे। 24 घंटा वाला नहीं बोल रहा हूँ, आपके पूरे ज़िंदगी में जो कुंडली है उसके हिसाब से शुभ अशुभ तो ग्रह होंगे। तो मान लिया किसी व्यक्ति के लिए कुंडली में गुरु नीच बैठा हुआ है, पाप ग्रह से दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, और भी कुछ उसमें गड़बड़ी है, नवांश भी राक्षस का है। तो एक रूल है कि यदि शुभ ग्रह भी हो और 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह से दृष्ट हो, युक्त हो, कैसे भी प्रभावित हो, तो शुभ ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं। तो जब मैं संक्षेप में कुछ बात बोलता हूँ तो ये बोल देता हूँ कि जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है उनके लिए बेसिकली मूलतः ये आपके खराब दिन हैं, ये नक्षत्र आपके खराब हैं या शनि आपके खराब हैं। तो जैसे अभी तुला राशि में सूरज और मंगल हैं, सूरज नीच के हैं और मंगल उसमें है, जो मीठा गर्मी है वो नेगेटिव हो गया है, और मंगल जो एकदम हॉरिफाइंग टेरिबली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आग है वो बलि हो गया है। इसलिए कल हमने कहा था कि अग्निकांड होगा, बम वर्षा हो सकती है, युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमने कहा भी था वेस्ट में, ये हमने बारह मिहिर के हिसाब से निकाला था। तो आज बॉम्बे में 60 तल्ले बिल्डिंग में आग लग गई, थैंक्स गॉड कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में भी लाल चौक में एक मकान में आग लग गई, और भी 2-4 कारखानों में आग लग गई। तो ये अग्निकांड जो है, सूरज और मंगल जब तक रहेंगे, मान लिया 25 दिन रहे, तो 25 दिन इनका निगेटिव रिजल्ट रहेगा। चाहे आज आपका दिन शुभ है या अशुभ है, चाहे आपका दिन शुभ है या अशुभ है, तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ कि आज का दिन आपका शुभ है या अशुभ है। लेकिन मैं कभी कभी बोलता हूँ, मूलतः शब्द बोलता भी हूँ कि यदि आपके कुंडली के अनुसार आपका जन्म यदि किसी का शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, तो 23 तारीख के जो कृतिका नक्षत्र आकाश में उदय हो रहा है, वो कृतिका नक्षत्र शुक्र में जन्म लेने वालों के लिए शुभ हैं। लेकिन आकाश में शुक्र अभी शुभ नहीं है, इसलिए कि शुक्र केतु के साथ हैं। शुक्र ग्लैंड्स को बोलते हैं, केतु एक्सटर्नल इंजरी को बोलते हैं, केतु ऑपरेशन को बोलते हैं। तो मैंने यदि गूढ़ बात छोड़ करके सिर्फ सिंपल बात ही बोल दूं,
तो आपके लिए राशिफल तोते के समान रटने वाली चीज़ हो जाएगी। मैं अपने भीतर की बात भी लगा के बोल देता हूँ कि आज का ये अशुभ है आपके लिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गोचर के हिसाब से आज का दिन शुभ या अशुभ है। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। आप एकदम सही हैं, आप एकदम सही हैं, आप कंफ्यूज मत होइए यूपी मिश्रा के कारण। यू आर राइट। कभी कभी मैं ये चाहता हूँ कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में जो नक्षत्र है उसके हिसाब से भी आप जो गोचर है उसके ऊपर प्रिवेल करके देख लीजिए। जान बचना बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। दुख को सामना करना बड़ी चीज़ है। सब कुछ गुडी गुडी बोलने से होता नहीं है। ज़िंदगी ऐसा नहीं है। भगवान राम भी आए तो यहाँ कष्ट लिए, माता सीता भी कष्ट लिए, भगवान कृष्ण भी कष्ट में आए। ये तो है। महात्मा ऋषि मुनि कितने भी जो धरती पर जन्म लिए सबको कष्ट भोगना ही पड़ा है। कोई अपवाद नहीं है। चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा भीष्म हो, कोई भी हो, रावण हो, जो धरती पर आए उनको कष्ट भोगना है। तो कुछ चीज़ें अपने बिहाइंड द माइंड हमारा चलता रहता है। तो सब कुछ को ओवरटेक करके कभी कभी कुछ बात बोलता हूँ। मेरे बोलने का ढंग गलत है, आपकी समझ सही है। आपकी समझ 100% सही है सर, आप विचलित मत होइए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। दूसरी बात, इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे कल जितने लोगों का जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ये बध तारा में पड़ेगा, विपद तारा में पड़ेगा। तो जिनका जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है उनके लिए कल का दिन विपद की संभावना है। अब केतु के 3 नक्षत्र हुए, अश्विनी, मघा और मूल। तो क्या तीनों के लिए सेम रिजल्ट होगा? जबकि अश्विनी मेष राशि में पड़ता है, मघा सिंह राशि में पड़ते हैं, मूल धनु राशि में पड़ते हैं। तो मेष चर राशि हुआ, सिंह स्थिर राशि हुआ और धनु द्विस्वभाव राशि हुआ। तो सेम रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, असंभव है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर सबको मिलेगा कि यदि आप अलर्ट नहीं है तो दिन अशुभ जाएगा। जैसे हमने कहा ना कि केतु के लिए अशुभ है, आई मीनिंग शुभ एंड अशुभ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिन तो नेगेटिव जाएगा, लेकिन जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए नेगेटिव ऐसे होगा कि हो सकता है कि मेष राशि जनरली आईब्रो से ऊपर के जोन को बोलते हैं, सिर में चोट लग सकती है, विपत्ति आ सकती है। यदि वही चोट लगेगी जिनका जन्म सिंह का है, मघा का है, तो छाती के आसपास लग सकती है, और धनु का है तो जंघा, पैर, इन सबों में लग सकती है। इसलिए कि ये तीनों 3 जोन के हैं। सिंह को पेट बोलते हैं, धनु को ठेहुना बोलते हैं, नी बोलते हैं। अश्विनी के ये तीनों नक्षत्र हैं और अशुभ हैं। तो अश्विनी केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूल। तो अश्विनी वालों को कुछ और कष्ट होगा, मेष मघा वाले को एक कष्ट होगा और मूल वाले को एक तरह से कष्ट होगा। यदि शरीर को छोड़ करके यदि हम लोग देखें
तो मेष राशि भूमि को इंडिकेट करता है और छोटे छोटे चीज़ों को इंडिकेट करता है। मेष माने भेड़ा, हाइट कम है, ये हाथी नहीं है, ऊंट नहीं है, घोड़ा नहीं है, भेड़ा है, छोटा जानवर है। तो नुकसान किससे हो सकता है? बड़े गाड़ी से नहीं हो सकता है, ट्रक से नहीं हो सकता है, लंबी कार से नहीं हो सकता है, कार से भी नहीं हो सकता है, मोटरसाइकिल से हो सकता है, और उससे छोटी कोई गाड़ी हो तो उससे हो सकता है, इवन साइकिल से भी धक्का लग सकता है। सो इट इज़ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल आइटम फॉर अश्विनी। मघा जो है ये पेट में आ गया स्थिर राशि में, सिंह जो है स्थिर राशि है। तो इसमें यदि किसी तरह से कुछ तकलीफ हुई, मानसिक तकलीफ हुई, तो आपको जो शॉक लगेगा, जो आघात लगेगा, वो आघात आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। डिस्कशन में बॉस से या दोस्तों से या कहीं से भी कुछ बात बढ़ गई तो वो जन्म जन्मांतर के लिए, सब दिन के लिए आपके मन में एक अवसाद, एक कसक, एक हुक उठती रहेगी। आप व्यक्त कीजिए या ना व्यक्त कीजिए। और वही चीज़ यदि मूल नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति का भी तो केतु के नक्षत्र में ही आएगा, तो उनका कुछ और रिजल्ट होगा। ये धनु राशि गुरु को बोलते हैं, ज्ञान को बोलते हैं, विजडम को बोलते हैं, धर्म को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। अब यदि मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे कुछ चीज़ हमने कल बताया था टिप्स में, मैं बोलता ज़रूर हूं, जो नोट करते हैं नोट करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आपके कुंडली में केतु मूल नक्षत्र में है तो बहुत संभावना है कि आप यदि मूर्ति की पूजा अपने घर में कर रहे हैं तो वो मूर्ति सही सलामत नहीं है, कहीं उसमें क्रैक है या बनावट में कुछ गड़बड़ी है, परफेक्ट नहीं है, वो मूर्ति परफेक्ट नहीं है। इसलिए घर में तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान के लिए स्थल है आसमान, जहाँ उनका घर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो सभी शरीर में, हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सब जगह है। मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, ईश्वर का वचन है। तो आप जो पूजा कर रहे होंगे उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। मूर्ति है तो हल्का सा क्रैक होगा, मूर्ति है तो कंस्ट्रक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं है, चाहे उनकी हाइट बड़ी है, हाथ छोटे हैं, पैर की उंगलियां अनुपात में नहीं बनी हुई है। देखिए, मूर्ति रहस्य में, दुर्गा पूजा में, दुर्गा पाठ में बहुत कुछ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में एक प्रोपोर्शन है कि आपकी हाइट इतनी है तो आपके सर की क्या होगी, यहाँ से लेके गिरवा का क्या हाइट होना चाहिए। एक बार मैं बता चुका हूँ कि कितने उंगली की यदि आपका शरीर का हाइट है तो आप उत्तम पुरुष हैं, उससे नीचे हैं तो मध्यम पुरुष हैं, उससे भी नीचे हो गए तो आप अधम पुरुष हैं। मतलब यू आर वेरी गुड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन एंड यू आर नॉट ए गुड पर्सन। तो भगवान कंस्ट्रक्शन के समय में, निर्माण के समय भी ये सारी चीज़ें, और हम लोग का माप उंगली होता है, हर आदमी का माप उंगली के हिसाब से होता है। जैसे हर आदमी की कैलोरी 2.5 मुट्ठी होती है। चावल आप किसी भी कीमत में 2.5 मुट्ठी से ज़्यादा चावल पका के आप नहीं खा सकोगे, आप बीमार हो जाओगे। हमारी कैलोरी वो फिक्स्ड है, मुट्ठी में है। 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी का आधा मिला दीजिए, दैट इज योर कैलोरी। तो ईश्वर के निर्माण में बहुत ही गूढ़ बातें लिखी हुई हैं।
अब मैं इतना भी बोल रहा हूँ तो एक सज्जन नाराज हो रहे होंगे। वो बोलते हैं आप बोलते हो तो अपनी व्यक्तिगत बात बहुत बोलते हो। सर, यूट्यूब किसी के लिए कमाने का जरिया होगा, मुझे नहीं है। यूट्यूब मेरा परिवार है, इट इज़ माय फैमिली। आप 50,000 जितने लोग हमारे फैमिली में हैं, मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ। या तो आपसे छोटा हूँ या तो आपसे बड़ा हूँ, आपसे अनुज हूँ, आपकी दोस्त हूँ, जो रूप में आप समझ लीजिए, मैं उसी रूप में हूँ। तो मैं आपसे बात ना करूँगा, मेरी अपनी तकलीफ की तो कहाँ बात करूँगा। तो एक आध मिनट कुछ अपनी बात या 2 मिनट अपनी बात भी कह लेता हूँ, उसमें जब ज़रूरत होती है तभी बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। माने उस संदर्भ में जो बात बतला रहा हूँ उसके संदर्भ में कुछ होती है तो बोलता हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि मूल नक्षत्र में यदि केतु हो तो क्या संभावना हो सकती है? आपके ठेवने का ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, ये सब मेरा अनुभव सिद्ध ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकली प्लस अनुभव सिद्ध ज्ञान है। नाराज मत होइए भाई साहब, क्यों परेशान होते हैं? आपके टीवी का, मोबाइल का स्विच आपके हाथ में है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, काट दीजिए। लेकिन क्यों अपनी व्यथा, क्यों अपना आक्रोश हमारे ऊपर निकालते हो? मैं तो सर्विस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि यूट्यूब से कुछ पैसे कमा रहा हूँ, सर, नहीं। मुझे तो ईश्वर देते हैं वही कमा रहा हूँ, जो ईश्वर देते हैं वही मैं पाता हूँ। ईश्वर ने रेलवे के जरिए हमको दिया, तो रेलवे से जो पेंशन मिलता है ना, मेरे लिए बहुत है। हमको और कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं और ढूंढना नहीं है, कहीं चोरी नहीं करना है। तो यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए नहीं, यूट्यूब में अपना नॉलेज शेयर करने के लिए किया हूँ। समझ लीजिए इस बात को। यदि मेरा चौकटा अच्छा नहीं लगता है, क्विट कीजिए। आप लोग जिनको पसंद नहीं, क्विट कीजिए। मैं तो वो लोग जो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, मैं अपने अनुभव और ज्ञान के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं गुरु भी नहीं हूँ। आई एम शेयरिंग। तो ये नक्षत्र सिद्धांत जो आप लोग समझ रहे हैं, सर, सही समझ रहे हैं। गलती मेरी थी कि मैंने ये नहीं कहा कि आपके कुंडली में यदि शनि खराब है तो आज शनि को प्रेफरेंस दीजिए, बुध खराब है तो बुध को प्रेफरेंस दीजिए। कारण कि आकाश के ग्रह भयंकर रूप से जुटे हुए हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने कहा, आग लग सकती है तो लगी आग, और कोई छोटी आग नहीं लगी। 60 तल्ले मकान में आग लगी, और सब जगह का मैं हिसाब नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एक शब्द और भी कहा था कि वल्केनो एरप्शन होगा, वल्केनो एरप्शन हुआ तो हुआ, और बड़े स्तर में हुआ है। एक बात और भी मैं बोला हूँ, भगवान करें ये गलत हो जाए कि भूकंप आ सकता है और वो भी पश्चिम में ही। भगवान करे, प्रार्थना है ईश्वर से कि ये गलत हो जाए। मैं तो सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सूचना मिलती है वही सूचना दे रहा हूँ, सर। मैं प्रिडिक्ट करने वाला कोई नहीं हूँ। जो सूचना इसमें निकलती है, मैं संघात चक्र से बता करके, लग्न से बता के, भाव से बता करके, नक्षत्र सिद्धांत मिला करके, 3-4 विधि से तब रस निचोड़ करके परोस रहा हूँ कि कुछ लोग सीख जाएंगे। जैसे जो लोग कुंडली मिलाना सीख गए, सर, आप सीखे हुए कुछ नहीं है, आप परोपकार कर रहे हो। कितने लड़के लड़कियों को आप सही रास्ते पर चलने की आप डायरेक्शन देंगे, आप बहुत बड़ा डिवाइन काम करेंगे। आप सिर्फ यदि कुंडली ही मिलाना सीख लो सही ढंग से, पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैरिज इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। आप आराम से जी रहे हो, शादी के बाद या तो दुखी हो जाओगे या सुखी हो जाओगे। ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। न तो आपने कोई गलती की है, न किसी ने गलती की है। गलती होती है जब व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है, जब भावनाओं के बस उमड़ करके किसी को कुछ अच्छा लगा तो लिपट जाते हैं। ये गलत है।
यही मैं बोलता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इतना ही तो बोलता हूँ मैं, डराता नहीं हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया कि एक ही केतु का नक्षत्र है, लेकिन इसके 3 सेक्टर हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो सर यदि मैं कहूँ कि केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए अशुभ है, ओके, यहाँ तक सत्य होगा, लेकिन क्या क्या अशुभ है ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बोलिएगा क्यों नहीं बता रहे हैं? सर बताना इसलिए संभव नहीं है कि आपके कुंडली में उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो भलाई इसी में है कि ये बोलना कि अशुभ है या शुभ है। तो जो अशुभ में है वो अपनी कुंडली, यदि आप जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी 25% भी सीख गए हैं तो यू विल बी अलर्ट। और यदि मैं कहता हूँ कि बहुत सावधान रहिए, तो आप मेरी बात यदि सुनते हैं तो आप बहुत सावधान रहेंगे। एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो फेथ करना पड़ता है, कारण कि सब चीज़ बोलूँ ये संभव नहीं है। मैं 3 बातें बराबर बोला हूँ। अपात्रे न दीयते दानम, न दीयते ज्ञानम, न दीयते धनम। एक अताताई को यदि आप धन देते हो तो आप पाप कर रहे हो, इसलिए कि आपके धन से उस अताताई, उस दानव का, उस दबंग का ताकत बढ़ता चला जाएगा, वो पाप करेगा। उस पाप के भागी आप भी होगे। सत्य है, सत्य है, त्रिसत्य है। आप यदि ऐसे ब्राह्मण को दान देते हो जो सत्पात्र है ही नहीं, न त्रिकाल संध्या का त्रि जानता है, न ईश्वर के प्रति उसके मन में भावना है, श्रद्धा है, वो सिर्फ कुछ साफ सुथरा करके बैठ जाता है, भांग खाता है और मस्ती करता है, गटर मस्ती करके इधर उधर घूमता रहता है, उल्टा पुल्टा चिट करके पैसे कमा लेता है। आप उसको दान दे रहे हो तो भी आप पाप के भागी हो। और ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, इसलिए कि यदि आप ज्ञान दे रहे हैं तो 80% से ऊपर, मैं तो कहूँगा 95% लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। अब इसमें यदि मैं अपनी बात बोलूं तो एक बात आ जाती है कि मेरे अपने जीवन में हमने देखा है कि अभी आधुनिक युग के प्रभाव में आकर के एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले 7th हाउस को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं, और वो लड़की कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, लड़का कैसा है, उसका क्या चरित्र है, ये सभी पहले प्रधान देख के देखते हैं। यार कुंडली देख रहे हो तो सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क को आप भ्रष्ट कर लिए। ठीक है, कोई रास्ते में जा रहा है, उसको ठोकर लग गई, तो ये तो नहीं कह सकता है कि रास्ता चलने के लायक ही नहीं है। आप अलर्ट नहीं थे इसलिए आपको ठोकर लग गई। एस्ट्रोलॉजी अपने जगह में 100% सत्य है, आपको ज्ञान उतना ही है इसलिए आप उतना ही समझ पा रहे हो। इसलिए 3 चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम, इस सही नहीं है। और दान, अपात्रे न दीयते दानम न ज्ञानम न धनम। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, और एक लाइन में लिख देते हैं ये ऐसा ऐसा है तो क्या होगा। अक्सर नहीं बोला जा सकता है। I have not seen your भाव बल, I have not seen your नवांशा, I have not seen your दशमांशा, I have not seen त्रिशांशा, I have not seen षष्ठ्यांशा, I have not seen नक्षत्र सिद्धांत से आपके ग्रहों का क्या वर्गीकरण है। I don't know। मैं गेस वर्क नहीं कर सकता सर, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता है। वो गलत हो ही जाएगा, गलत ही होगा, गलत के सिवा और सत्य कहीं नहीं पहुंचेगा। तो डर लगता है हमको भी। ये थोड़ी सी कुछ अपनी बात मैंने मिला दिया, कोई सज्जन बहुत नाराज़ हो रहे होंगे। साहब कभी कभी रेफरेंस के हिसाब से बोलना पड़ता है। केतु का हमने विवरण इसलिए दिया कि केतु इज़ अ प्लैनेट जो एक्सटर्नल इंजरी भी दे सकता है, मोक्ष माने मृत्यु भी दे सकता है, ऑपरेशन भी दे सकता है,
हार्म भी कर सकता है, फोड़ा फुंसी दे सकता है, स्किन में पड़ा हुआ है बुध के साथ तो कुछ भी दे सकता है। कभी कभी स्किन वाइट हो जाते हैं। अब देखिएगा उसमें केतु भी इन्वॉल्व रहता है। देखिए ना, आपको यदि ऐसे लोग आपके आसपास है तो रिक्वेस्ट करके उनकी कुंडली मांगिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, कुंडली बनाइए। बिना अनुभव के आपका ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा। तो नक्षत्र सिद्धांत जो हमने पहले बनाया है कि टारगेट, मेक इट द नक्षत्र ऑन द डे इज टारगेट एंड देन प्लेस थिंग्स एज पर विषोत्री दशास ऑर्डर। सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये विषोत्री दशा का ऑर्डर है। उसके हिसाब से रख करके देन क्लासिफिकेशन कीजिए उल्टे ढंग से। ये तो ऑर्डर में लिख दीजिए और उसका जो वर्गीकरण करेंगे, सूरज है तो पहले शुक्र है तो यहाँ पर संपत्ति लिख दीजिए, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। ये जिसको बोलते हैं ना शॉर्टकट, उसके लिए मैंने इस तरीका जो मैं अपने दिमाग में बैठाया था वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है, लिखने का तरीका है। जैसे यही चीज़ है, मैं यदि लिखूं ऐसे कि आज सूरज का जन्म नक्षत्र है, सूरज का, तो सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। अब सूरज को जन्म लिख दिया, सबसे नीचे वाला जो शुक्र है उसको संपद लिख दिया, जन्म के बाद संपद, सीधा यहाँ से सीधा यहाँ आ जाइए। ये जन्म लिखिए, यहाँ संपद लिखिए। अब ऊपर चलिए, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। वही चीज़ है लिखने का ढंग। ये इतना गोल नहीं बना करके सीधा एक लाइन में लिखिए। लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं तो बोलिएगा क्या उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं मिश्रा जी। सर शॉर्टकट बहुत कुछ जानना पड़ता है। आप अपने स्कूल या कॉलेज या अपने वर्क प्लेस में जाते होंगे तो 10 रास्ते होंगे या 2 रास्ते होंगे या 4 रास्ते होंगे। एक शॉर्टकट रास्ता होगा कि लेट हो रही, चलो इधर से निकल चलते हैं। और जो हमने एक बात कही कि कोई भी वर्गीकरण है, आप जरूर देखिए कि आपके कुंडली में किस नंबर में है। जैसे मान लिया कि पुष्य नक्षत्र है जो शनि का नक्षत्र है, तो शनि के 3 नक्षत्र है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। पुष्य देखिए कर्क राशि में पड़ता है, कर्क राशि चंद्रमा का है, तो शनि और चंद्रमा की युति पुष्य नक्षत्र में हो तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन के हिसाब से माना गया है। सिर्फ पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में राजा कहा गया है, लेकिन सिर्फ शादी विवाह में इसका उपयोग नहीं होता है, ये वर्जित है। क्यों वर्जित है ये स्टोरी नहीं बता सकता मैं। उसी तरह से अनुराधा जो है ये वृश्चिक राशि में पड़ेगा, तो वृश्चिक राशि भी जलीय है, कर्क राशि भी जलीय है, लेकिन दोनों में फर्क है। कर्क राशि का जो जल है वो अमृत के समान जल है, चंद्रमा का जल है। अभी अभी पूर्णिमा गया ना, उससे अमृत झरता है। वृश्चिक राशि का जो जल है वो खतरा वाला जल है। ये 8वां राशि है वृश्चिक, काल पुरुष का 8वां। ये मृत्यु भी कहा जाता है, ये मलमूत्र त्याग करने की जगह को भी कहा गया है। इससे संबंधित एक टिप्स भी हमने आपको दिया, प्रेडिक्शन दैट विल नेवर फेल।
इट विल नेवर फेल। तो ये शनि का तीसरा नक्षत्र उत्तराभाद्रा का है, ये मीन राशि में है, ये गुरु के राशि में है। ये जल फिर गहरा है, समुद्र का जल है, ऐसी नदी जो बहुत गहरी है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। ये उस जगह की बात बोल रहे हैं ये, और उत्तर दिशा की बोल रहे हैं। इट इज़ ए गैंजेस, गंगा नदी है ये, मोटा मोटी। मतलब वो बराह मिहिर के वर्गीकरण के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं आपको ग्रह और नक्षत्र के विवरण के हिसाब से बता रहा हूँ कि यदि उत्तराभाद्रा शनि का नक्षत्र मीन में है, तो मीन राशि तो उत्तर दिशा को बोलते हैं, लेकिन ये मीन, ये जो नक्षत्र है उत्तराभाद्रा, लगभग आपके पूर्वोत्तर का हिस्सा आता है। ये कभी जब लिखा रहा हूँगा, मैं लिखाते बीच में छोड़ दिया हूँ। जैसे अश्विनी है, ये हरिद्वार को इंडिकेट करता है, भरनी किसी और को, तो वो नक्षत्र लिखाया हूँ, 9 ठो लिखाया हूँ, उसके बाद नहीं लिखाया हूँ। तो सर कन्फ्यूज़न में मत आइए, सही आप जानकारी है आपकी। मेरे वक्तव्य में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, मैं दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बात करना था। तो जो आप जानते हैं वो सत्य जानते हैं, सही जानते हैं, परेशान नहीं होइए। यदि आप उद्विग्न रहे तो ये मेरी गलती थी, और ठीक है, बोलने वाले को इस ढंग से बोलना चाहिए कि सुनने वाले को बोलने वाले का पूरा अभिप्राय समझ में आ जाए, उसको वाक्य बोलते हैं। ये 4 क्लास में पढ़ाया गया था कि बोलने वाले को अभिप्राय, सुनने वाले को यदि पूरा आ गया, तो जो आदमी बात कर रहा है, जो वक्ता है, उसके मुंह से जो निकला उसको वाक्य बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। व्याकरण की बात बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मेरी कुछ एरर रही होगी। और जो बात हमने थोड़ा सा इशारे में कहा है कि मंगल जो आए तुला राशि में 22 तारीख को सुबह 2 बजे सुबह भोर में, मतलब 23 तारीख हुआ, और सूरज के साथ जुड़े। अभी दोनों में दूरी है, लेकिन दूरी इतना ही है कि सूरज से मंगल को जितना दूरी होना चाहिए उससे कम है। मतलब सूरज की रश्मि से ये मंगल जले हुए हैं। मंगल इज़ ए बर्नट आउट। जो ग्रह जल गए तो मैं उसके लिए प्रयोग करता हूँ हाथी मर गया। कुछ मैं लाक्षणिक भाषा बोलता हूँ, हाँ कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करता होगा, लेकिन बोलते बोलते अभ्यास सा हो गया है। अब मंगल मर गया, हाथी मर गया, तो ये रूल ये है, ये भी कहा गया है, कहावत है कि हाथी मरता भी है तो 9 लाख में बिकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाथी मरा, लेकिन फिर भी ये मंगल 9 लाख का काम करेगा, पॉजिटिव भी रिजल्ट देगा। बट बेसिकली 75% ये नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। तो पहाड़ से आग निकलेगा, मतलब वोल्केनो एरप्ट करेगा, पहाड़ों पर आग गिरेगा, ये संभव है। माइंस में, जैसे बिहार में झरिया, ये सब जगह में अभी भी आग लगी हुई है बरसों से। नीचे शहर जल गया है। कभी भी कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, सूरज तुला में हो और मंगल हो, ये कॉम्बिनेशन आप पंचांग खोज करके देखिए, बहुत पहले आया होगा, या आने वाले समय में बहुत बाद में आएगा। ऐसे ही सिचुएशन को देख करके जो बहुत बड़े प्रसिद्ध जो ज्योतिषाचार्य हैं और जो प्रेडिक्ट करते थे,
वो इन्हीं सबों को देख करके बड़ी बड़ी बात लाक्षणिक भाषा में करते थे कि धरती से आग निकलेगा, एक राक्षस सोया हुआ जगेगा जो इसके मुंह से आग निकलेगा, सांस से आग निकलेगी और दुनिया भस्म हो जाएगी। ये लाक्षणिक भाषा है। कहने का मतलब धरती फटेगी, आग निकलेगा और चारों ओर अग्नि फैल जाएगी। ये ज्वालामुखी है, लाक्षणिक भाषा प्रयोग में आता है। जैसे वैदिक युग में दो बोलने के लिए राम का प्रयोग करते थे, राम रामांतरे, राम और राम के अंतर, मतलब क्या हुआ, दो दो का अंतर, मतलब 22, राम रामांतरे। चार के लिए राम भ्रातृ, ऐसे शब्द का भी उपयोग हुआ है। मतलब 4 भाई थे भगवान राम, तो नंबर 4 को रिप्रेजेंट पूरा उनके भाई लोग करते थे। ऐसे लाक्षणिक भाषा में बहुत सारे भरे पड़े हैं ग्रंथ, समझने में बहुत कठिनाई होती थी। आज भी कुछ ऐसे अंक हैं जो मेरे दिमाग में नहीं, आई कुड नॉट सॉल्व। ये नाड़ी शास्त्र के में कहीं कुछ ऐसे लिखे हुए हैं और वहाँ पर कुछ अंक लिखा हुआ है, यहाँ से बाहर चला गया। तो ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ तो बोलेंगे आप भाषण देते हो। साहब, ये एक ज्ञान की बात है। जैसे मैंने कहा कि पवन चले 49, सर बाय मिस्टेक हमसे वो उड़ गया। एक दिन हमारा वीडियो में लोड करते समय ऐसा था कि वो मिट गया। आपसे अनुरोध है कि दोबारा भेज दें हम हमारे नंबर पर। मेरा नंबर है 9431301981। बहुत कृपा होगी आपका। कुछ हमसे गड़बड़ी हो गई, उठ गया, बोलने में भी शर्म लग रहा था। आपने इतना वैल्यूबल चीज़ दिया और मैंने ये भी कहा कि एक दिन इसी पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसको हमने गलती से उसको उड़ा दिया। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन हैंडलिंग मोबाइल एंड सब चीज़। अभी भी मैं प्रिमिटिव एज का आदमी हूँ। तो कृतिका नक्षत्र है, सूरज का ही नक्षत्र है। ये सूरज कौन? जो सूरज निगेटिव है, जो 100% निगेटिव है। अब सोचिए, ये आग निगेटिव, तो 23 तारीख को भी कहीं संभावना है बड़े अग्निकांड का। कृतिका नक्षत्र प्रभावित होंगे। और कृतिका किस शहरों को इंडिकेट करता है मैंने लिखाया है। 9 शहर तक के बारे में, 9 नक्षत्र का हमने लिखा दिया है। रेडी तो दिमाग में याद नहीं है अभी। तो जो नक्षत्र सिद्धांत हमने बताया उसको थोड़ा ढंग से आप लोग उपयोग कीजिए, और उसको उपयोग कीजिए, उसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि यदि केतु का नक्षत्र है तो केतु के तो 3 नक्षत्र हैं और 3 राशि में है, 3 जोन में है। अपना अपने हिसाब से रिजल्ट आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो समग्र बोलना पड़ेगा। तो इसको सीखें। कोई ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, अटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं कल आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज यहीं तक, नमस्कार। ज्ञानेश मामा जी हैं, ज़रा उठाइएगा। हो गया, हो गया।
कंकरिया का भी देखते हैं। बेटा इसको उठा लीजिए, देख लीजिए।